नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज 28 जून है और आज भी हम पिछली क्लासेस की तरह इस क्लास में भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों पर होता है। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चलें या पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर चलें, आज का प्रमुख विचार देख लेते हैं। आज का प्रमुख विचार है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का, कि आप केवल किनारे पर खड़े होकर पानी को देखते हुए समुद्र पार नहीं कर सकते। ऐसा कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका अर्थ ये निकलता है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा। आप केवल किनारे पर खड़े होकर तैरना नहीं सीख सकते और ना ही उस समुद्र को पार कर सकते हैं। यानी कि आप एक जगह खड़े होकर बिना कुछ किए अगर आप ये सोचें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही चलते हैं पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देखने के लिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। तो ऑप्शंस थे 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016 और 21 जून 2018। तो इसका उत्तर होगा 21 जून 2015। तो जिन लोगों ने भी 21 जून 2015 आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है और वो रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं। कुछ रेगुलरिटीज़ क्लासेस को डालने में या वीडियोस को डालने में आजकल कमी आ रही है। उसका कारण समय का अभाव होना मेरे पास और इसके साथ ही अत्यधिक भिन्न कार्यों में संलग्न होना है। तो चलिए इसी के साथ ही कोशिश करूँगा कि आपको डेली क्लासेस मिल जाए। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने समुद्री तट पर मैंग्रोव वन लगाने की योजना बनाई है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर होगा ओडिशा। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि हाल ही में ओडिशा सरकार ने तटीय क्षेत्र में लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि में मैंग्रोव और कैंसूरीना वृक्षारोपण का प्रस्ताव रखा है। गौरतलब है कि इस राज्य में लगभग 480 किलोमीटर लंबी तटीय पट्टी है। चूँकि यहाँ चक्रवात व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है, ऐसे में मैंग्रोव वन एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ओडिशा सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार पिछले 130 वर्षों में ओडिशा तट पर 96 चक्रवात आ चुके हैं। ओडिशा अपनी अनूठी भू जलवायु स्थिति के कारण चक्रवात, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखे जैसे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के काफ़ी सुवेद्य है। यानी कि वहाँ पर काफ़ी ये प्राकृतिक आपदाएं देखी जाती हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो मैंग्रोव वनों को एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के चरण 2 के तहत लगाया जाएगा। राज्य में कैसूरीना वृक्षारोपण का उद्देश्य चक्रवातों के दौरान तेज हवाओं के खिलाफ एक मजबूत और प्राकृतिक अवरोध खड़ा करना है। वर्तमान में इस राज्य के 3 जिलों में 219 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है। मई 2021 को राज्य में आए चक्रवात यास के दौरान मैंग्रोव ने भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में चक्रवाती हवाओं के लिए एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य किया था। लगभग 145 किलोमीटर की हवा की गति वाले चक्रवात ने कुछ अन्य क्षेत्रों को तबाह कर दिया, लेकिन इसका प्रभाव भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में अपेक्षाकृत कम रहा। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? तो मैंग्रोव वन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तटों, ज्वारनदमुखों, लैगून, पंख जमाव, ज्वारी क्रीक और बैक वाटर क्षेत्र में विकसित होने वाले ऐसे वन हैं जो अपनी जड़ों के जाल के माध्यम से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार देखें तो मैंग्रोव मुख्यतः 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों और 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वाले देशों में इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत इत्यादि हैं। इसी प्रकार देखें तो भारत में लगभग 4900 वर्ग किलोमीटर पर इनका विस्तार पाया जाता है और मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और इसके साथ साथ जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है यहाँ पर भी हमें यह देखने को मिलता है। भारत में भी इनका वितरण समान नहीं है। पूर्वी तट पर यह सर्वाधिक 58 से 60% पाए जाते हैं। इसके बाद 22 से 24% अरब सागरीय तट पर और 16 से 18% द्वीपीय क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र प्रमुख मैंग्रोव वाले राज्य क्षेत्र हैं। इसी के साथ ही अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिछली सदी के सबसे दानी व्यक्ति कौन बने? जमशेदजी टाटा, जीडी बिरला, रतन टाटा या बिल गेट्स? तो इसका उत्तर होगा जमशेद जी टाटा।
बात हम पिछली सदी की कर रहे हैं। जमशेद जी टाटा को टाटा समूह के जो टाटा समूह के संस्थापक थे एडलगिव ह्यूरॉन फिलिस्टोरोथॉर्फिस्टिट ऑफ सेंचुरी की सूची में टॉपर के रूप में उभरे हैं। जमशेद जी टाटा के बारे में देखें तो यह जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी यानी कि टेस्को के संस्थापक थे, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। यह कपास और कच्चा लोहा उद्योग के भीतर अपने उपक्रमों के लिए लोकप्रिय थे। जमशेद जी टाटा की मृत्यु 904 में हुई थी। टाटा स्टील 26 देशों में काम करती है और लगभग 80,500 लोगों को रोजगार देती है। जमशेद जी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक माना जाता है और इसके साथ ही वह उद्योग की दुनिया में अपने इतने प्रभावशाली थे कि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वन मैन प्लानिंग कमीशन कहा था। इसी के साथ ही देखिए टाटा समूह के विषय में, तो यह एक भारतीय सार्वजनिक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज और अन्य उत्पादों का निर्माण करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1868 में हुई थी। इसके साथ ही ये जमशेद जी टाटा जी का चित्र है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 23 जून, 24 जून या 21 जून? तो इसका उत्तर होगा 24 जून। तो हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के अधिनियमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर भारतीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि चिप युक्त ई पासपोर्ट के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। इससे भारतीय यात्रा की सुरक्षा को काफ़ी हद तक मजबूती प्रदान करेगी। चिप्स में आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण को स्टोर किया जाएगा, उन्हें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित भी किया जाएगा। उनमें 64 KB का मेमोरी स्पेस होगा। इस चिप में करीब 30 अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को स्टोर किया जाएगा। पासपोर्ट अधिनियम की बात करें तो पासपोर्ट अधिनियम भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। इसके साथ ही इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट और पासपोर्ट अधिनियम 1920 का स्थान लिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार यह अधिनियम दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है तो उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पासेज नेवल एक्सरसाइज भारत और किस देश के मध्य आयोजित की गई? इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। भारत और अमेरिका जून 2021 में के अंतिम सप्ताह में पासेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है, जो कि हिंद महासागर में होगा और भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अभ्यास में भाग लेने के लिए समुद्री गश्त वाले पोतों और अन्य विमान ले जाएंगे। पासेक्स भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच नियमित अभ्यास का हिस्सा है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रारूप पर खुली, समावेशी और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में दोनों नौसेनाओं के साझा मूल्यों को रेखांकित भी करता है। इसी के साथ ही देखें तो भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2020 में यूएसए रोनाल्ड रीगल के साथ पासेक्स अभ्यास में भाग लिया, जो कि 2020 में था, और बाद में भारतीय नौसैनिक जहाज़ों ने यूएसएस नितिंज के साथ एक और पासेक्स अभ्यास में भाग लिया। तो सितंबर 2020 में अमेरिकी नौसेना का P-8A लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान भी द्विपक्षीय लॉजिस्टिक सहायता समझौते के तहत पहली बार ईंधन भरने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में उतरा था। इसी के साथ ही देखें तो भारत अमेरिका के जो संयुक्त अभ्यास कुछ हुए हैं, जैसे ब्रज प्रहार थल सेना में हुआ है, युद्ध अभ्यास थल सेना के साथ हुआ है, कोप इंडिया वायुसेना के साथ, रेड फ्लैग इंडोनेशिया का बहुपक्षीय वायु अभ्यास है, मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसी के साथ ही अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही के अभ्यास के अनुसार किस देश में सबसे अधिक तितलियों की किस्म हैं? भारत, कोलंबिया, कंबोडिया या तंजानिया? तो इसका उत्तर होगा कोलंबिया। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार कोलंबिया दुनिया का सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों का घर है। यह सभी ज्ञात तितलियों का 20% हिस्सा है। वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 3642 प्रजातियों और 2085 उप प्रजातियों को वर्गीकृत किया है। उन्होंने चेकलिस्ट और कोलंबियन
चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक वाले दस्तावेज में प्रजातियों को पंजीकृत भी किया गया है। कोलंबिया में लगभग 200 तितली प्रजातियां पाई जाती हैं। परियोजना शोधकर्ताओं ने कोलंबिया में व्यापक रूप से यात्रा की और लगभग 3,50,000 तस्वीरों का विश्लेषण भी किया। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक आवासों की विशाल विविधता देखने को मिलती है। इसका एक जटिल और विषम भूगोल है। यह कैरेबियन सागर, पनामा, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, ब्राज़ील और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। कोलंबिया में जैव विविधता की बात करें तो कोलंबिया मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। मेगा डाइवर्स देश जहां पर भरपूर मात्रा में, यानी कि अन्य देशों की अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। यह पक्षी प्रजाति में पहले स्थान पर है। इसमें लगभग 40,000 और 45,000 पौधों की प्रजातियां हैं, जो कुल वैश्विक प्रजातियों का 10 से 20% हिस्सा है। ब्राज़ील के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश है। इस देश में दुनिया की 10% स्तनपायी प्रजातियां, 14% उभयचर प्रजातियां और 18% पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली, चेन्नई एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट या मैंगलोर एयरपोर्ट? तो इसका उत्तर होगा कोचीन एयरपोर्ट। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डे की सेवा गुणवत्ता के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल्स रोल्स ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हवाई अड्डा संचालकों का एक वैश्विक निकाय है जिसने हवाई अड्डों के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना की है। यह सम्मान उन हवाई अड्डों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। यह पुरस्कार ACI कस्टमर एक्सपीरियंस ग्लोबल समिट के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, जो 9 सितंबर 2021 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही देखें तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पिछले 10 वर्षों में 5 वर्षों के लिए कई पुरस्कार जीतकर लगातार ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान की है। यह दुनिया भर में 6 हवाई अड्डों में से एक है जिसे 2021 में सम्मान प्राप्त होता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात करें तो ACI विश्व में हवाई अड्डा प्राधिकरण का वैश्विक व्यापार प्रतिनिधि है। यह वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। यह सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ हवाई अड्डों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। हवाई अड्डों के लिए मानकों और अनुशंसित प्रथाओं को विकसित भी करता है। यह दुनिया भर में मानकों को बढ़ाने के लिए सूचना और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। यह जनता को एक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार हवाई परिवहन प्रणाली प्रदान करने का प्रयास भी करता है। तो अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कि G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक किस देश द्वारा आयोजित की गई? भारत, अमेरिका, इटली या जापान? तो इसका उत्तर होगा इटली। तो G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक इटली द्वारा हाल ही में आयोजित की गई। यह वर्चुअल मीटिंग के दौरान G20 मंत्रियों ने स्कूल से ऑफिस में बदलाव पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और संतोष गंगवार ने किया। भारत 21वीं सदी के वैश्विक कार्यक्षेत्र के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने में अपने युवाओं की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का दृष्टिकोण व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना है। यह मांग संचालित, योग्यता आधारित और मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी की ओर भी यह ध्यान आकर्षित करता है। तो इसी के साथ ही देखें तो भारत मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को साकार करके युवाओं के लिए शिक्षा के बाद शिक्षुता के अवसरों को भी बढ़ावा दे रहा है। G20 देशों की बात करें तो G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का यह और अनौपचारिक समूह है। G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा
विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। वर्ष 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के दौरान दुनिया में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकता को महसूस किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया कि वर्ष में एक बार G20 देशों के नेताओं की बैठक की आयोजित की जाएगी। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलने से पहले, G20 देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं, जिसमें विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। तो ये याद रखिएगा, भारत भी इसका एक सदस्य देश है। तो स्पेन को एक स्थायी गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 2020 सम्मेलन में भाग लेता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून, 25 जून, 27 जून या 28 जून? तो इसका उत्तर होगा 25 जून। तो इसका क्या मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस एक वार्षिक और अंतर्राष्ट्रीय घटना दिवस है जो 25 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समन्वित किया जाता है। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की थीम है नाविकों के लिए उचित भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2021 का अभियान महामारी के बीच सरकारों को नाविकों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन करने पर केंद्रित होगा। इसी के साथ ही देखें तो यह अभियान महामारी के बाद नाविकों के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डालेगा, जैसे उचित काम करने की स्थिति, नाविकों के साथ उचित व्यवहार, उचित सुरक्षा, निष्पक्ष प्रशिक्षण आदि। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इस दिन नाविकों को इस सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया कि नाविकों के लिए एक उचित भविष्य कैसा दिखता है। तो उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को वर्ष 2011 में पहली बार मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को वर्ष 2011 में पहली बार मनाया गया था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स किन 2 देशों की संयुक्त पहल है? तो इसका उत्तर होगा भारत और भूटान। क्या उत्तर होगा? भारत और भूटान। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से 23 जून 2021 को टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल लॉन्च किया। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है। यह विकासशील देशों को ऑडिट क्षमता का निर्माण करके राष्ट्रीय कर प्रशासन की मजबूत करने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। यह कर मामलों पर सहयोग को मजबूत करने और घरेलू कर जुटाने और प्रयासों में योगदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का पूरक यह माना जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और अंतिम प्रश्न पर कि टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम ने आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है? मोहित चौहान, जुबिन नौटियाल, अभिजीत सावंत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा मोहित चौहान। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने टोक्यो 2020 में भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक गीत लॉन्च किया। गीत था तू ठान ले, लोकप्रिय पार्श्व गायक मोहित चौहान द्वारा रचित और गाया गया है। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस से हुई थी और ये धार्मिक उत्सव का एक आंतरिक हिस्सा है। यह ग्रीस में ओलंपिया में ज्यूस के स्तंभ में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक समिति क्या है? तो 23 जून 1984 को IOC की स्थापना की गई और यह ओलंपिक सर्वोच्च प्राधिकरण है।
इसके साथ ही यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देश के माध्यम से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, तभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करते हैं और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा देता है। इसी के साथ ही वर्ष 1948 में हर 4 वर्ष में एक ओलंपिक आयोजित होता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद।